यमन में यूएस सेना को बड़ा झटका लगा है। हूती ने गिराया अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन। हुदैदा में यूएस ड्रोन पर हूती ने हमला किया। हूती ठिकानों पर बमबारी कर रहा था ये ड्रोन। इसके अलावा तबाही को अगर दूसरा नाम दिया जाए तो अमेरिका के लिए वो हूती बन चुका है। लाल सागर में हूती के हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। पेंटागन में खलबली मची हुई है। अगर हूती को नहीं रोका गया तो लाल सागर रूट भी पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा और अरब में अमेरिका का दबदबा भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों को रेड सी रूट रोकने से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में टास्क फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। हूती के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है। 12 देश जुट चुके हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले हूती ने 2 जहाजों पर हमले करके टास्क फोर्स को सीधे चैलेंज कर दिया है। लाल सागर से अंगारे बरस रहे हैं। हूती के चक्रव्यूह में टास्क फोर्स बुरी तरह फंस गई है। हालात ऐसे हैं कि अब अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा कि वो हूती पर हमला करे या फिर पहले अपने वॉरशिप को सुरक्षित करे। क्योंकि एक तरफ हूती ने सी माइंस का जाल बिछाया हुआ है, जिसके पास जैसे ही कार्गो शिप पहुंचते हैं माइंस फट जाती हैं और कार्गो शिप फंस जाते हैं। दूसरी तरफ अगर उन्हें बचाने टास्क फोर्स के युद्धपोत आते हैं तो वहां मौजूद हूती के सी ड्रोन उन्हें तबाह करने निकल पड़ते हैं। यानी अब हूती पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुका है। ये सी ड्रोन के हमले की तस्वीरें हैं जिसने ब्रिटिश शिप को खाक कर दिया। इसके अलावा डेनमार्क के कार्गो शिप पर भी हमला किया गया। यानी जो हूती अभी तक शॉर्ट रेंज मिसाइल और एरियल ड्रोन से हमले कर रहा था, उसके पास अब सी ड्रोन की ताकत आ चुकी है। ये घातक हथियार उसे ईरान से मिले हैं। ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी दी हैं, जिसे वो सी ड्रोन से भी दाग सकता है। जल थल नभ तीनों तरफ से हूती हमले कर रहा है, जबकि टास्क फोर्स के पास लाल सागर में युद्धपोत हैं जिनसे वो हमले कर सकता है। या फिर युद्धपोत पर मौजूद फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन ये तब तक की बात थी जब तक ईरान से उसे हथियार नहीं मिले थे। लेकिन अब जब से सी ड्रोन की खेप हूती को पहुंचाई गई है, उसके हमले कई गुना बढ़ गए हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और गिनती से आगे भी जारी रहती है। कुछ दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने ईरानी सी ड्रोन की नुमाइश की थी। ये उसी की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है ये पूरी खेप हूती को पहुंचाई जा चुकी है। इसमें काफी संख्या में एक वॉरशिप पर सी ड्रोन मौजूद है। इन सी ड्रोन की खासियत है कि इनसे मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं और ये खुद भी जाकर शिप पर फट जाते हैं। यानी सी ड्रोन कॉम्बैट के साथ कामिकाज़े भी है।
कामिकाजी ड्रोन बनाने में ईरान को महारत हासिल है। उसने रूस को शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप दी थी, जिससे रूस ने यूक्रेन पर कई बार हमले किए। अब ईरान ने शाहिद की तरह ही सी ड्रोन तैयार कर लिया है, वो भी कामिकाजी है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये समंदर से भी वार करता है। ईरान से मिले सी ड्रोन से हूती ने रात 8 बजे डेनमार्क और ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हमला किया। ये जानकारी सेंटकॉम से मिली है। इन हमलों से बचाने के लिए टास्क फोर्स ने 5 बार जवाबी हमले किए, लेकिन तब तक सी ड्रोन अपना काम कर चुके थे। हूती जिस तेजी से और जितने विध्वंसक हमले कर रहा है, उससे टास्क फोर्स के सामने बड़ा चैलेंज है। आखिर कैसे लाल सागर में हूती के हमले रोके जाएं? कुछ घंटे पहले हूती ने 2 जहाजों को निशाना बनाया। दोनों कार्गो शिप पर सी ड्रोन से हमला किया गया। हमले में ब्रिटिश जहाज में आग लग गई। जहाज पर सवार क्रू सदस्यों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान टास्क फोर्स के 2 युद्धपोत बचाने आए। दोनों में से एक ब्रिटेन और एक अमेरिका का था, जिन पर हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइलें हूती के बेस अल हुदैदा से दागी गई थी। जाहिर है टास्क फोर्स पलटवार करेगी, इसीलिए हूती ने अपने ठिकानों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। यमन में हूती ने सभी बेस पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। डिफेंस सिस्टम का नाम अरमान और मिसाइल का नाम अकबर है। अरमान सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर है, जो एक बार में 24 टारगेट डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये 20 सेकंड में 12 टारगेट ध्वस्त कर सकता है। इससे पहले टास्क फोर्स ने कई बार डिफेंस स्ट्राइक की, जिसमें पहले हमले में 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल ध्वस्त की। दूसरे हमले में एक अंडर वाटर ड्रोन को मार गिराया। तीसरे हमले में एक सरफेस बोट पर निशाना साधा, जिस पर हूती लड़ाके थे। अमेरिका ने माना है कि पहली बार हूती ने अमेरिकी शिप को टारगेट करके हमले किए और इसमें पहली दफा अंडर वाटर सी ड्रोन से हमला किया गया। जबकि नवंबर के आखिर में उसने सरफेस बोट को लाल सागर में उतार दिया था। उसके बाद से मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा था। हूती ने सबसे ज्यादा ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हमले किए हैं। इस दफा भी ब्रिटिश कंपनी एम्ब्रे के जहाज पर हमला किया, जो बेल्जियम जा रहा था। उसे बचाने आए यूएस नेवी शिप पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपनी बढ़ती ताकत भी बता दी। बहरीन के नेवल हेडक्वार्टर से इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है, जिसकी कमांड यूएस नेवी के हाथ में है। ब्रिटिश शिप पर हुए हमले को हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर लाइव देखा गया था। इसके बाद अमेरिका ने हूती बेस पर हमले करके तुरंत पलटवार किया, जिसके बाद हूती के प्रवक्ता याहिया सारी की तरफ से बयान आया। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमले करके हमने उसे डुबो दिया। ऐसे हमले जारी रहेंगे। मिसाइल के अलावा रॉकेट स्ट्राइक करते रहेंगे। इस बार इजराइल के पोर्ट पर खड़े पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती की धमकी बताती है कि वो वक्त के साथ और ज्यादा खूंखार हो चुका है, जो कार्गो शिप के अलावा युद्धपोत पर भी हमले कर रहा है। यही वजह है कि टास्क फोर्स में 12 देशों की जॉइंट फोर्स शामिल हो चुकी है, जिससे हूती को काबू में किया जा सके। अभी तक ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल के अलावा जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, डेनमार्क के युद्धपोत शामिल हैं। इस ऑपरेशन को अमेरिका और ब्रिटेन संभाल रहे हैं। अमेरिका अरब में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, जबकि ब्रिटेन के जहाजों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इसलिए वो हूती को पूरी तरह तबाह करके बदला लेना चाहता है। लेकिन
लेकिन जब तक ईरान हूथी को हथियार देता रहेगा, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर में हूथी का मिसाइल हमला। ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हूथी ने हमला किया। ब्रिटेन का रूबीमार जहाज हमले में तबाह हो गया। दो एकड़ जमीन पर धरती का सबसे पुराना विवाद अब सबसे बड़ी जंग में तब्दील होता दिख रहा है। यानी इजराइल और हमास की जंग की सबसे बड़ी वजह है यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद। दुनिया के शक्ति समीकरण उलट चुके पुतिन ने अब इसी मस्जिद को आधार बनाकर धर्म युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। इसकी पटकथा 26 फरवरी को मॉस्को में लिखी जाएगी। रूस की राजधानी में इजराइल से युद्ध लड़ने वाले सभी संगठन 26 फरवरी को मॉस्को में पुतिन के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद एक बड़ा धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। देखिए अमेरिका के खिलाफ क्या है पुतिन का सीक्रेट प्लान। दुनिया के दो बड़े रण क्षेत्र, पहला यूक्रेन और दूसरा गाजा। दोनों रण क्षेत्र अमेरिका के विरुद्ध खुले हैं। दोनों रण क्षेत्रों में जारी भीषण जंग अब और प्रचंड होने वाली है। अभी तक यूक्रेन के रण क्षेत्र की कमान पुतिन के हाथ में थी, लेकिन अब गाजा के रण क्षेत्र की कमान भी पुतिन ने अपने हाथ में ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार अमेरिका से प्रतिशोध का ऐसा प्लान तैयार किया है जो अमेरिका के अरब सहयोगियों को भी उसके खिलाफ खड़ा कर सकता है। पुतिन के इस प्लान का आधार है गाजा का युद्ध और इजराइल की नेतन्याहू सरकार का एक फैसला। हमास इजराइल की जंग से पूरे अरब में तनाव है, लेकिन अब नेतन्याहू सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो इस तनाव को धर्म युद्ध में बदल देगा। और तनाव के इस बारूद में पुतिन ने चिंगारी लगाने की व्यवस्था कर दी है। दस मार्च से रमजान की शुरुआत हो रही और नेतन्याहू सरकार ने रमजान से पहले ही अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। मक्का मदीना के अलावा दुनिया भर के मुसलमान रमजान में अल अक्सा मस्जिद भी जाते हैं। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है, और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर है। अल अक्सा में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने से पूरे अरब जगत में गुस्सा भड़क गया है, और पुतिन ने इस गुस्से को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है।
राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान और एक प्लान से अब साफ हो गया है। सार्वजनिक मंच से पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस गाजा के लोगों की मदद को अपना पवित्र दायित्व मानता है और इसके साथ ही यह भी ऐलान हो चुका है कि मॉस्को में अमेरिका के खिलाफ महामंच सजने वाला है। पुतिन सरकार ने हमास, इस्लामिक जिहाद, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, फिलिस्तीनी संघर्ष गुटों को मॉस्को आने का न्योता दिया है। 26 फरवरी को फिलिस्तीनी गुटों को मॉस्को बुलाया गया है। पुतिन यहां पीए और हमास के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही गाजा के इजराइल विरोधी गुटों को एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। पुतिन गाजा युद्ध से उपजे दो हालातों का फायदा उठाने की तैयारी में है। पहला है अल-अक्सा में रमजान के दौरान प्रवेश पर प्रतिबंध और दूसरा है नेतन्याहू सरकार का गाजा विभाजन का फैसला। इजराइल सरकार ने कहा था कि गाजा पर कब्जा करने का इरादा नहीं है, लेकिन अब यही हो रहा है। इजरायली इंजीनियरिंग कोर के ट्रैक्टर और बुलडोजर गाजा विभाजन का काम शुरू कर चुके हैं। इजराइल का प्लान है कि नाहल ओज से भूमध्य सागर तक गाजा का विभाजन कर दिया जाए। नाहल ओज से गाजा के पश्चिमी समुद्री तट तक एक हाईवे बनाया जा रहा है। इसे हाईवे 749 का विस्तार कहा गया है। यह हाईवे गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट देगा। उत्तरी गाजा के वहाश, जैलोन, रिमाल, जवालिया, बेत लाइया और बेत हनौन सहित कई इलाके पश्चिमी गाजा से कट जाएंगे। इस क्षेत्र में इजराइल का कब्जा हो जाएगा। ये पूरा इलाका इजरायली सेना समतल कर चुकी है और नागरिकों को दक्षिणी गाजा भेजा जा चुका है। हाईवे बनने के बाद दक्षिणी गाजा पहुंच चुके लोगों का संपर्क इस क्षेत्र से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण और अल-अक्सा की आजादी, ये दो ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं जिन पर अरब के सभी देश इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय नीतियों के खिलाफ हैं। पुतिन अब यही चाहते हैं कि संयुक्त अरब को अमेरिका और यूरोप के खिलाफ जंग में उतार दिया जाए। पुतिन अल-अक्सा में प्रवेश पर प्रतिबंध और गाजा के विभाजन को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन गाजा की जंग को मुसलमान बनाम ईसाई की जंग बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं। अल-अक्सा के मुद्दे पर अरब के मुस्लिम देशों को एक साथ लाकर यूरोप के खिलाफ उतारे जाने का प्लान है। पुतिन की धर्म युद्ध टीम के सदस्य हैं अरब के PIJ, हमास, PA, हूती, हिजबुल्लाह, जॉर्डन, सीरिया, इराक और ईरान, जिसके कमांडर पुतिन हैं। पुतिन इस टीम को बाइडेन की टीम से जंग लड़ाना चाहते हैं। इस टीम में हैं इजराइल, EU और नेटो। यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद देने के बाद यूरोप के देश इस वक्त सबसे कमजोर हालत में हैं। नवंबर में जर्मनी ने कहा था कि यूक्रेन को हथियार देने से इमरजेंसी रिजर्व खत्म हो चुका है। फ्रांस ने दिसंबर में कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार नहीं बचे हैं। जनवरी में यूके ने कहा कि यूक्रेन को दिए हथियार दोबारा बनाने में 10 साल लग जाएंगे। फरवरी में ही एस्टोनिया, पोलैंड, स्वीडन ने कहा कि रूस के साथ जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। फरवरी में ही EU ने आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम मांगे हैं। पुतिन जानते हैं कि यही सही मौका है जब यूरोप वर्सेस अरब की जंग शुरू कराई जाए और कमजोर पड़ चुका यूरोप यानी बाइडेन की टीम घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
करीब 22% यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है, मगर अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जे के साथ साथ संपूर्ण यूरोप को भी शमशान बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और जानते हैं, अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए पुतिन एटमी विनाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, चंद रोज पहले ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री ने क्रीमिया को लेकर एक बयान दिया। वो ये कि 2024 में क्रीमिया पर यूक्रेन का झंडा लहराएगा, रूसी कब्जे से क्रीमिया आजाद हो जाएगा। बस फिर क्या, क्रीमिया पर यूरोपीय देशों के एजेंडे ने पुतिन का माथा ठनका दिया और अब किसी भी वक्त यूरोप में न्यूक्लियर विनाश हो सकता है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। बीते 2 साल से यूक्रेन एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। बम, गोला, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। यकीन मानिए, यूक्रेन में तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर खूनी संघर्ष, बारूदी कोहराम अब भी जारी है। पुतिन की जंगी सनक का शिकार बन चुके यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं, तो कुछ कब्रिस्तान की शक्ल ले चुके हैं। मगर इसी रूस से एक ऐसी धमकी सामने आई है जिसने यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका तक खलबली मचा दी है। जी हां, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने बयान दिया है कि रूस एटमी हथियारों से जंग लड़ना नहीं चाहता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें उकसाया गया, रूस की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किया गया, तो रूस के परमाणु हथियार सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका तक में तबाही मचा सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का करीबी माना जाता है। ऐसे में मेदवेदेव की चेतावनी को हल्के में लेना वहां खतरे से कम नहीं। मगर बड़ा सवाल यह है, जंग में यूक्रेन को बैकफुट पर लाने के बाद भी रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग क्यों सामने आई? क्यों मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में एटमी कोहराम मचाने की धमकी दी? तो आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बेन वॉलेस ने क्रीमिया पर एक बयान दिया। वो ये कि 2024 में क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा होगा, क्रीमिया पेनिनसुला पर यूक्रेनी झंडा लहराएगा, यूक्रेन के क्रीमिया ऑपरेशन को नेटो का समर्थन, नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे। पूर्व ब्रिटिश विदेश मंत्री के इस बयान ने पुतिन का माथा ठनका दिया, क्योंकि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और ब्लैक सी से सटा ये इलाका पुतिन की साख से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से क्रीमिया को लेकर जो बयान सामने आया, उसके बाद पुतिन के करीबी माने जाने वाले मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका समेत पूरे यूरोप को एटमी विनाशकों से दहलाने की धमकी दे दी। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब एटमी टर्न ले चुका है? क्या जल्द ही वॉर जोन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने वाला है? क्या 79 साल बाद फिर से परमाणु प्रहार होने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका भी साफ होने वाले हैं? क्योंकि मेदवेदेव के बयान से तो यह साफ हो चुका है, अब पुतिन का फोकस यूक्रेन पर बम, गोला, बारूद बरसाना नहीं बल्कि एटमी धमाकों से दहलाना है। और रूस के इन्हीं आक्रामक तेवरों ने कीव में सनसनी मचा दी है।
दरअसल क्रेमलिन के एटमी ऐलान से यूरोप अमेरिका में भय तो फैला ही है, मगर यूक्रेन को तो अपने अस्तित्व का संकट सता रहा है, क्योंकि अगर रूस ने एटमी हथियारों से प्रहार किया तो पहला टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही होगा। ऐसे में अब यूक्रेन ने पहली बार अपने लिए परमाणु हथियारों की मांग शुरू कर दी है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने नेटो से एटमी हथियार देने की मांग की। यूक्रेनी डिफेंस ने न्यूक्लियर रॉकेट की भी डिमांड रखी। इसके अलावा यूक्रेन ने 20 एटमी मिसाइल भी मांगी। दरअसल ज़ेलेंस्की का मानना है कि जब तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनता, तब तक रूस के एटमी प्रकोप से बचने के लिए उसे परमाणु हथियार चाहिए, ताकि न्यूक्लियर विनाशकों के दम पर वो रूस का सामना कर सके। फिलहाल ज़ेलेंस्की की मांग पर नेटो में विचार विमर्श जारी है, लेकिन नेटो ने ज़ेलेंस्की के डिमांड को पूरा कर दिया तो यकीन मानिए परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यानी जिस बम से महाविनाश होता है, जिसके एक प्रहार से बेहिसाब तबाही मच सकती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसका किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अवदिव्का विजय से रूसी सैनिकों को सिर्फ हौसला नहीं बल्कि विजय पथ को आगे बढ़ाने का नया रूट भी मिल गया है। रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी सैनिक हथियारों की कमी के चलते मुकाबले में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। रूस को रोकने के लिए एक बार फिर ब्लैक सी में हमला तेज करने की रणनीति तैयार हुई है। ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेन ने रूस के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन डोनेस्क में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ असॉल्ट राइफल के दम पर यूक्रेन का युद्ध में बने रहना बेहद मुश्किल लग रहा है। युद्ध में यूक्रेन अपनी जमीन गंवा रहा है और रूस हवा में मात खा रहा है। रूस यूक्रेन की धरती पर आग बरसा रहा है और यूक्रेन आसमान में रूस के विमानों को जला रहा है। सिर्फ 2 दिनों में 4 फाइटर जेट भस्म हो गए। शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 को नष्ट कर दिया था। रूस ने बदला लेने के लिए शनिवार को पूरी ताकत से ज़ैपोरिज्जिया और कई जगहों पर हमला किया। लेकिन यूक्रेन ने फिर 1 सुखोई 34 को आसमान में आग के गोले में तब्दील कर दिया। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस को इतना डरा दिया है कि अब रूसी एयरबेस से किसी फाइटर जेट को टेक ऑफ करने की इजाजत देने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। यूक्रेन के पलटवार का आंकड़ा ही ऐसा है। 48 घंटे के भीतर यूक्रेन ने 4 रूसी फाइटर जेट को गिरा दिया। 10 दिन में यूक्रेन 7 फाइटर जेट गिरा चुका है और युद्ध की शुरुआत के बाद की बात करें तो अब तक रूस 335 एयरक्राफ्ट गंवा चुका है। आसमान में मचे हाहाकार की वजह से रूस अवदीव्का विजय का जश्न भी ठीक से नहीं मना सका। रूस अब अवदीव्का से आगे बढ़कर कई और इलाकों को जीतने के मिशन पर है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं फिलहाल अवदीव्का के हालात क्या है। रूस की सेना अवदीव्का में 8.6 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुकी है। अवदीव्का विजय के बाद रूस का यूक्रेनी जमीन पर 31.75 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा और बढ़ गया है। अवदीव्का से शुरू हुआ रूस की सेना विजय अभियान अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों के पास अब हथियारों की कमी है और यूक्रेन के सैनिक अब सिर्फ राइफल के सहारे युद्ध लड़ रहे हैं।
खेरसोन की तस्वीरें हैं। न टैंक, न आर्टिलरी का सपोर्ट। यूक्रेन के सैनिक सिर्फ राइफल से रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना भी इन सैनिकों की मदद नहीं कर सकती। हर वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों की मजबूरी और बेबसी नजर आ रही है। यही वजह है कि अवदीपका और दूसरी जगहों से जान बचाकर यूक्रेन के सैनिकों को भागना पड़ रहा है। अब अवदीपका की दीवार पर यूक्रेन के सैनिकों का यह संदेश देखिए। लिखा है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आर्टिलरी शेल और फाइटर जेट चाहिए। हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि हथियार खत्म होने से पहले तक यूक्रेन ने अवदीपका में डटकर मुकाबला किया और रूस को जीत की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। यूक्रेन का दावा है कि अवदीपका में रूस के 47,186 सैनिकों की मौत हुई। रूस के 364 टैंक भी नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन ने रूस के 748 आर्मर्ड व्हीकल्स को भी नष्ट कर दिया। अब यूक्रेन को हार से बचाने के लिए सबसे जरूरी जल्द से जल्द हथियारों की खेप पहुंचाना है। फ्रांस से यूक्रेन को जल्द कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की जाएगी। बरसों से यूक्रेन हथियारों के टेस्ट की प्रयोगशाला भी बना हुआ है। अब फ्रांस यहां अपने नए ड्रोन का टेस्ट करने जा रहा है। फ्रांस नए तरह का कामिकाज़े ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। ड्रोन के लिए फ्रांस नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। टेस्ट के लिए ड्रोन को जल्द यूक्रेन भेजा जाएगा। यूक्रेन एक तरफ F-16 का इंतजार कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। ये रूस का सुखोई 25 है। रूस इस फाइटर जेट से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अवदीपका में कब्जे के बाद हेलीकॉप्टर से रूसी सैनिक चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। अवदीपका के बाद रूस की सेना का अगला मिशन ज़ेपोरिज़िया हो सकता है। फिलहाल मरीनका और कोपियांस्क में भी हमले तेज हो गए हैं। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले का यूक्रेन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे भयंकर जंग डोनेस्क में चल रही है। 24 घंटे में यूक्रेन के 190 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 2 टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट हो गए। डोनेस्क में पिछले दिनों रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अवदीपका से दूर होने के बाद यूक्रेन की सेना डोनेस्क में काफी कमजोर स्थिति में हो गई है। डोनेस्क में युद्ध के लिए आर्टिलरी सबसे जरूरी है, लेकिन अब यूक्रेन के पास शेल की भारी कमी हो चुकी है। इसलिए रूस के सैनिक आसानी से यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। क्रास्नी लीबन में 24 घंटे में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। खेरसोन में 70 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कोपियांस्क में 40 सैनिकों की मौत हो गई है। अवदीपका में यूक्रेन की हार के बाद अमेरिका समेत कई नेटो देशों में खलबली है। यूक्रेन को मदद देने के लिए लगातार रणनीति तैयार हो रही है। जल्द ही कई देशों से यूक्रेन में हथियार पहुंचने वाले हैं। लेकिन अहम यह है कि तब तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि रूस की रणनीति भी यही है कि हथियार आने से पहले कई मोर्चों से यूक्रेनी फौज का सफाया कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
अब तक यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना जंग लड़ रही थी। पीएमसी वैगनर और चेचन लड़ाके वॉर जोन में तबाही मचा रहे थे। मगर अब यूक्रेन में भीषण नरसंहार के लिए पुतिन ने गैंगस्टर की फौज तैयार की है, जिसका मकसद है यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारना, बेहिसाब लहू बहाना और गैंग वॉर के जरिए जेलेंस्की को सरेंडर के लिए लाचार करना। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक यूक्रेन के खिलाफ बैटल ग्राउंड में वैगनर लड़ाके तबाही मचा रहे थे। पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेनी सैनिकों का खून बहा रहे थे। बाखमुत से खेरसोन तक के इलाके में बारूदी कोहराम मचा रहे थे। मगर अब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नीति में बदलाव किया है और जानते हैं पीएमसी वैगनर की जगह स्पेनियार्ड फाइटर से यूक्रेन में नरसंहार कराने का प्लान बनाया है। जी हां, रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने स्पेनियार्ड लड़ाकों की फौज तैयार की है। स्पेनियार्ड लड़ाकों की तादाद करीब 1000 है। स्पेनियार्ड लड़ाके युद्ध में वैगनर को रिप्लेस करेंगे। रूस स्पेनियार्ड लड़ाकों को जंग की ट्रेनिंग भी देगा। कोई स्ट्रीट फाइटर है तो कोई गैंगस्टर, किसी का ताल्लुक ड्रग कार्टेल से है तो कोई खूंखार क्रिमिनल है। जी हां, पुतिन ने रूस के अलग अलग कोने से चुन चुनकर ऐसे लड़ाकों की फौज तैयार की है जो पैसे की खातिर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ भी कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के स्पेनियार्ड लड़ाके पीएमसी वैगनर से भी ज्यादा खूंखार और घातक हैं। दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना, हर हाल में उसको तबाह करना, ड्रोन और एडवांस हथियारों के इस्तेमाल में माहिर है। मतलब यह कि पुतिन ने अब ऐसे लड़ाकों को यूक्रेन के खिलाफ वॉर जोन में उतारने का फैसला किया है जिनके लिए मारकाट करना, लोगों को मौत के घाट उतारना महज एक खेल है। और इसी स्पेनियार्ड ब्रिगेड से पुतिन ने यूक्रेन में भीषण नरसंहार करने का खौफनाक प्लान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नवेल्नी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। नवेल्नी के परिवार वाले और उनके समर्थक इसे हत्या करार दे रहे हैं। इसके पीछे पुतिन का हाथ बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नवेल्नी को ठीक उसी तरह टॉर्चर किया गया जैसा बर्ताव कोल्ड वॉर के दौरान कैदियों के साथ किया जाता था। खास तौर से आर्कटिक की पोलर वुल्फ में एक बार जो कैदी गया वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। नवेल्नी को भी 2 महीने पहले ही उसी जेल में शिफ्ट किया गया था। भगवान और विज्ञान की उपस्थिति के बीच मेरा विश्वास है कि हम सभी एक ऐसे लोक में रह रहे हैं जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारे हर कर्म का मूल्यांकन होता है। मेरा भरोसा है कि एक दिन रूस आजाद होगा, खुशहाल होगा। मेरा मृत्यु में विश्वास नहीं है। मौत से ठीक 6 महीने पहले नवेल्नी ने यह बातें अपने समर्थकों को लिखी थी, जिसमें आखिरी लाइन थी, मेरा मृत्यु में विश्वास नहीं है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर वो ना भी रहे तो भी रूस को आजाद कराने की जंग जारी रहे। नवेल्नी पुतिन के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनके समर्थकों का मानना है कि इसी वजह से उन्हें जेल की सजा मिली और जेल में ही मार डाला गया। नवेल्नी की मौत पर क्रेमलिन की तरफ से पहले कहा गया कि जेल में नवेल्नी की मौत ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई, जबकि एक दिन बाद कहा गया उनकी मौत SDS यानी सडन डेथ सिंड्रोम से हुई।
सडन डेथ सिंड्रोम में ऐसे अनगिनत कारण हो सकते हैं जिनसे मौत हो सकती है, यानी क्रेमलिन की तरफ से मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इस बीच रूस के मानवाधिकार संगठन ने मौत पर संदेह पैदा किया है। उनके मुताबिक नवेल्नी की मौत से 2 दिन पहले रूसी जासूस पोलर वोल्फ जेल गए थे। वो उस बैरक में भी गए थे जहां नवेल्नी रखे गए थे। बैरक और जेल के कई सीसीटीवी डिस्कनेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा ऑडियो डिवाइस भी हटा दी गई। ये भी शक जताया जा रहा है कि नवेल्नी की हत्या को पहले से ही मौत करार देने की तैयारी थी। टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो सच सामने आता है। 16 फरवरी को 2:17 पर नवेल्नी की मौत हुई। उसके ठीक 2 मिनट बाद 2:19 पर जेल से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। 4 मिनट बाद 2:23 पर सरकारी टेलीग्राम चैनल पर मौत की वजह थ्रोम्बोसिस बताई गई। 7 मिनट बाद यानी 2:30 पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया ब्रीफिंग की। यानी इतनी तेजी से चीजें हुई जैसे पहले से तैयारी की गई थी, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। ऐसे में इस बात की आशंका है कि नवेल्नी की मौत पहले ही हो गई हो, उसके बाद पूरी तैयारी से मौत के बारे में बाद में बताया गया हो। इस बारे में जेल के दूसरे कैदी ने मानवाधिकार संगठन को बताया है कि नवेल्नी की मौत काफी पहले हुई थी, बाद में बताया गया। 2 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक नवेल्नी का शव परिवारजनों को नहीं सौंपा गया है। नवेल्नी के समर्थकों का कहना है शव देने में इसलिए देर की जा रही है ताकि कत्ल के सारे सबूत मिटाए जा सके, उनके शरीर पर लगी चोटों को छुपाया जा सके, जिससे सच सामने ना आ पाए और क्रेमलिन आसानी से हत्या को मौत में तब्दील कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बीते हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुका है। 2022 में कैंसर की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ लोगों की जान गई और अब तक वैज्ञानिक कैंसर का 100% सफल इलाज या रोकथाम नहीं कर पाए हैं। तो फिर रूस ने यह दावा कैसे किया? क्या रूस की इस खोज का कनेक्शन चेर्नोबिल रिएक्टर विस्फोट और रेडिएशन हादसे से है? क्या चेर्नोबिल हादसे ने वैज्ञानिकों को कैंसर वैक्सीन तैयार करने के फॉर्मूला दिया है? चौदह फरवरी को पुतिन ने कैंसर वैक्सीन का ऐलान किया और उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या सच में रूस ने कैंसर वैक्सीन बना ली है। लेकिन क्या सच में रूस के पास कैंसर वैक्सीन का फॉर्मूला है और उसे यह मिला कैसे? क्या रूस को यह वैक्सीन का फॉर्मूला चेर्नोबिल से मिला है? चेर्नोबिल में रेडिएशन विस्फोट के निशान बाकी हैं और एक उजड़ा हुआ शहर बाकी है। एक ऐसा शहर जिसे इंसानों ने 1986 में छोड़ दिया। करीब 38 साल में यह शहर एक जंगल में तब्दील हो गया। इंसानों को 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर कर दिया गया, लेकिन जानवरों के लिए यह अभयारण्य बन गया। दुनिया के वैज्ञानिकों के मन में सवाल था कि रेडिएशन वाले क्षेत्र में ये जानवर आसानी से कैसे रह लेते हैं? क्या इनको कैंसर नहीं होता? कई देशों के वैज्ञानिकों ने चेर्नोबिल के जानवरों पर रिसर्च की। ग्लोबल टीम में रूस के वैज्ञानिक भी शामिल थे। कई साल तक चेर्नोबिल जंगल के जानवरों पर शोध किया गया। शोध का विषय था रेडिएशन से जानवरों को कैंसर क्यों नहीं हुआ। चेर्नोबिल में हाई रेडिएशन के बीच रहने वाले जानवरों के रिसर्च करने पर पता लगा कि जानवरों ने तेज गति से क्रमिक विकास किया है। चेर्नोबिल इवैक्यूएशन जोन में रहने वाले जानवरों के जीन अलग हैं। मेंढकों ने कैंसर से बचने के लिए त्वचा का रंग हरे से काला कर लिया है। जब इवैक्यूएशन जोन के बाहर रहने वाले मेंढकों पर यह शोध किया गया तो वो चेर्नोबिल के मेंढकों से अलग निकले। इंसानों ने चेर्नोबिल छोड़ा तो वहां जंगली घोड़े और भेड़िए भी पहुंचने लगे। इन घोड़ों और भेड़ियों पर रिसर्च करने के बाद 2019 में रूसी वैज्ञानिकों ने पाया कि चेर्नोबिल में रहने वाले भेड़ियों ने कैंसर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है। चेर्नोबिल में रहने वाले घोड़ों में भी यही लक्षण मिले। 2019 में इसे सुपर पावर जीन नाम दिया गया। चेर्नोबिल के आवारा कुत्तों के भीतर गामा रेडिएशन प्रतिरोधी क्षमता पाई गई।
रूस के वैज्ञानिक लंबे समय से चेर्नोबिल के जानवरों पर रिसर्च कर रहे थे और माना जा रहा है कि रूस को कैंसर वैक्सीन बनाने वाला सुपर पावर जीन चेर्नोबिल के जानवरों से ही मिला है और उसे अब वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ युद्ध तो दूसरी तरफ रोमांस। सुनकर अजीब जरूर लगता है, लेकिन नाम पुतिन का है तो मुमकिन भी लगता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के रोमांस के किस्से को दुनिया पहले भी सुन चुकी है। दावा है कि अब पुतिन का दिल 39 साल की एक लड़की पर आया है। दोनों के बीच रिश्ते बेहद करीबी हैं। खूबसूरती की वजह से लोग इस लड़की को पुतिन की बार्बी कह रहे हैं। बीता हुआ कल जितना खूबसूरत, वर्तमान उससे भी ज्यादा आकर्षक। पुतिन की लव लाइफ का नया एपिसोड शुरू हो चुका है और इस बार भी पुतिन की पसंद ने दुनिया को चौंका दिया है। खूबसूरत चेहरा और छरहरी काया की वजह से लोग इसे पुतिन की बार्बी कह रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ने यूक्रेनी मीडिया का हवाला देकर यह दावा किया है कि पुतिन इस लड़की पर मर मिटे हैं। लड़की का नाम एकातेरिना कात्या मिजुलिना है। उम्र 39 साल। रूस की सेफ इंटरनेट लीग की प्रमुख है। पुतिन समर्थक और यूक्रेन विरोधी सीनेटर एलेना मिजुलिना की बेटी है। रिपोर्ट में दावा है कि यह लड़की अब पुतिन की नैतिक सलाहकार है, लेकिन रूस में उन्हें वेब सेंसर के तौर पर देखा जाता है, जिसका काम उन रिपोर्ट्स को दबाना है जिनमें रूसी राष्ट्रपति की आलोचना की गई होती है, खासकर यूक्रेन को लेकर। मिजुलिना ने आर्ट, हिस्ट्री और इंडोनेशियाई भाषा में लंदन यूनिवर्सिटी से 2004 में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से ग्रेजुएशन किया और फिर वो रूसी प्रतिनिधि मंडल में बतौर अनुवादक शामिल हो गई। पुतिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर कभी खुलकर चर्चा नहीं करते। हालांकि पुतिन की सीक्रेट लाइफ से जुड़ी एक लव स्टोरी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब ये चेहरा पुतिन की गर्लफ्रेंड के तौर पर मशहूर है। नाम है अलीना काबेवा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अलीना काबेवा और पुतिन के रिश्ते को लेकर कई दावे किए गए। दावे के मुताबिक पुतिन और उनकी गर्लफ्रेंड के 3 बच्चे हैं। अलीना काबेवा को लेकर कहा जाता है कि वो पुतिन की करोड़ों डॉलर से बनी महल में रहती हैं और पुतिन की पर्सनल लाइफ को मैनेज करती हैं। अलीना काबेवा अपने जमाने की शानदार जिम्नास्ट रह चुकी हैं। काबेवा पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी में 6 साल तक सांसद रह चुकी हैं। वो पुतिन समर्थित मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, जिसके लिए अलीना को हर साल 8 मिलियन यूरो की सैलरी मिलती थी। अब एक नए चेहरे को लेकर दावों का दौर शुरू हुआ है। 71 साल की उम्र में पुतिन के लव अफेयर की चर्चा अब पूरी दुनिया में है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका सामने आना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन की जिंदगी में क्या चल रहा है आज तक इसका पता लगाने की हर कोशिश नाकाम ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।